नमस्कार भाइयों, आज मैं आपको आपके रिक्वेस्ट पे मैं आपको क्रेब साइकिल पढ़ाने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप पढ़ते रहें और बिल्कुल भी परेशान ना हों, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा पढ़ेगा वही आगे निकलेगा। और रही बात, तो आज हम लोग क्रेब साइकिल शुरू करते हैं। क्रेब साइकिल में आपको पहली चीज़ें ये सब याद करनी है कि क्रेब साइकिल होता कहाँ है, क्रेब साइकिल कैसे उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको सीधे सीधे ये बता देता हूँ कि क्रेब साइकिल का क्या नाम है, मतलब क्रेब साइकिल क्या नाम है। जैसे ये है आपका क्रेब साइकिल को क्रेब साइकिल क्यों कहें भाई? हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दे दिया, इसीलिए इसको क्रेब्स कहा गया। इसका और क्या नाम है? इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब रही बात, ये होता कहाँ है, तो ये साइकिल जो होती है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, आप ये कह सकते हो। अब ये शुरुआत कैसे होती है इसकी, तो याद रखिए, अगर आपको शुरुआत पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद हम लोगों की एक साइकिल होती है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के बाद क्या होती है? क्रेब साइकिल के बाद हम लोगों का लास्ट साइकिल जो है वो ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इसको समझोगे, कि क्रेब साइकिल को कैसे समझ सकते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज जो होता है वो आपका पायरुविक एसिड में टूटता है, और पायरुविक एसिड से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा जो होता है वो एसिटिल कोएंजाइम में टूटता है। अब यहाँ सब चीज़ें धीरे धीरे आपको पढ़नी है कि एसिटिल कोएंजाइम है, ये एसिटिल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन हम यहाँ एक मॉलिक्यूल को लेकर चल रहे हैं, और ये कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का होता है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड है, उस ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो हमारा 4 कार्बन का है, कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, उसके साथ ये रिएक्शन करके, उसके साथ हमारा एसिटिल कोएंजाइम रिएक्शन करके सिट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। लेकिन उससे पहले जो पायरुविक एसिड है वो एसिटिल कोएंजाइम में जब टूटता है तो यहाँ बनता है, तो यहाँ जो NAD+ है, NAD2H+ में टूटता है। कभी भी याद रखे रहे, रेस्पिरेशन प्रोसेस में NAD+ जो होता है वो NAD2H में टूटता है, ये आपको याद करना है। तो रही बात कितना, यहाँ आपका 4 कार्बन है। कितना कार्बन है? अब रही बात, तो यहाँ आपके कितने कार्बन है? ये 4 कार्बन है, और 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलकर के कितने कार्बन बनेंगे? 6 कार्बन। अब 6 कार्बन जो है, अब यहाँ से सिट्रिक, अब 6 कार्बन है तो यहाँ एंजाइम कौन सा लगता है? तो जैसे कि ये सिट्रिक एसिड है तो इसी के नाम से एंजाइम, मतलब कि एक स्टेप आगे का एंजाइम लगता है। लेकिन हर प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, मोस्टली प्रोसेस में ऐसा होता है। जैसे यहाँ सिट्रिक एसिड है तो यहाँ लगने वाला एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज हो जाएगा। कौन सा एंजाइम? सिट्रेट सिंथेटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिट्रेट सिंथेटेज हो जाएगा। अब ये सिट्रिक एसिड किस में टूटता है? तो यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि आगे पीछे दोनों हो सकती है। किस में टूटता है? सिस एकोनिटिक एसिड में टूटता है। जहाँ आपको, अब यहाँ एकोनिटिक है तो ये एंजाइम जो लगेगा एकोनिटेज लगेगा। क्या लगेगा? एकोनिटेज, क्योंकि मैंने कहा कि मोस्टली प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बन जाता है उसी के बेस पे एंजाइम का नाम हम यहाँ रख रहे हैं।
अब यहाँ सिस एकोनिटिक एसिड है तो यहाँ एकोनिटेज रखे हैं। अब आइसोसिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड बना है, फिर सिस एकोनिटिक एसिड बना है, फिर उसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड बना है। तो यहाँ भी एंजाइम जो है वो इसके बेस पे रखा गया है एकोनिटेज। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी भी कार्बन की संख्या कितनी है? 6 कार्बन यहाँ है तो 6 कार्बन यहाँ भी है, और 6 कार्बन कहाँ है? यहाँ भी है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं कि आइसोसिट्रिक एसिड के बाद क्या बनता है? तो आइसोसिट्रिक एसिड से जब आप जाते हो तो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनता है, लेकिन ये प्रोसेस क्या होती है? इररिवर्सिबल होती है। अब यहाँ बनने वाला क्या है? तो ये दोनों के बेस पे आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ एंजाइम जो लगता है वो क्या लगता है? आइसोसिट्रिक। कभी पूछा नहीं गया है एग्ज़ाम में, जो पूछा गया है वो आपको बता दिया जाएगा। डिहाइड्रोजिनेज जिनेज हो जाता है। अब यहाँ लेकिन एक क्या होता है? NAD, एक यहाँ NAD से NADH बनता है इस प्रोसेस में। तब अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि यहाँ डिहाइड्रोजिनेज लगा तो पानी भी निकल रहा होगा। बिल्कुल, यहाँ जो रहता है ऑक्सीजन से पानी मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अब यहाँ 6 कार्बन है। अब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनने के बाद जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड ये कैसा है? वो भी 6 कार्बन का है। ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड किस में चेंज होगा? ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में चेंज होता है। लेकिन यहाँ एक प्रोसेस लगती है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जब एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो 6 कार्बन से एक कार्बन जब कम हो गया तो यहाँ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के पास कितने कार्बन बचेंगे? 5 कार्बन बचेंगे। और यहाँ जो लगने वाला एंजाइम है उसे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम कहते हैं? लेज एंजाइम कहते हैं। फिर उसके बाद जब आप अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से फिर किस में जाते हैं? सक्सिनिल कोएंजाइम ए में। सक्सिनिल कोएंजाइम ए से फिर से यहाँ से एक बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब फिर से CO2 बाहर निकलता है। तो यहाँ जो है यहाँ इसी के बेस पे रखा गया है एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज। मतलब कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ एक NAD से क्या बनता है? जैसे यहाँ NAD से NADH NAD2H बनता है। क्या बनता है? NAD2H बनता है। और क्या हो गया? जब यहाँ से CO2 निकल गया, एक कार्बन जब यहाँ से निकला तो 5 कार्बन, लेकिन एक CO2 और निकला तो यहाँ ये कितने कार्बन का हुआ? 5 कार्बन का हुआ। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए से क्या बनता है? फिर यहाँ जो रहती है रिवर्सिबल रिएक्शन जो है आपकी हो जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड जब बनता है तो ये क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, यहाँ इरिवर्सिबल रिएक्शन लगती है, जिसको हम सक्सिनिक थायोकाइनेज। और यहाँ सबस्ट्रेट लेवल पे, सबस्ट्रेट का मतलब GTP को आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल ATP की तरह है। किसकी तरह है? ATP की तरह है। अब सक्सिनिक कोएंजाइम में जो सक्सिनिक एसिड है, लेकिन कार्बन यहाँ कितने हैं? यहाँ भी यहाँ जो आपके कार्बन आ गए हैं, एक कार्बन कम हुआ है, इस वजह से यहाँ 4 कार्बन है, और यहाँ क्या है? 4 कार्बन है। फिर फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड के बाद क्या आ जाते हैं? फ्यूमेरिक। फ्यूमेरिक में क्या हो जाता है? यहाँ ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है तो यहाँ क्या बनता है? यहाँ आपका FAD बनता है। FAD से यहाँ FAD2H प्लस बनता है, मतलब यहाँ भी FAD बना। अब फ्यूमेरिक एसिड से क्या बनता है? मैलिक एसिड बनता है। फ्यूमेरिक एसिड से ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैलिक एसिड। और एंजाइम कौन सा? फ्यूमरेज। अब मैलिक एसिड से जब ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनता है, क्या बनता है? मैलिक एसिड से
ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनता है, तो यहाँ भी एक बार Na-D2H से मतलब Na-D+ से Na-D2H+ बनता है। अब कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ जितनी रिएक्शन हुई एस्टिल को, जब आपने पायरुविक एसिड से रिएक्शन कराई, पायरुविक एसिड से जो रिएक्शन कराई वो पायरुविक एसिड सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से सिकोनोटिक एसिड, सिस एकोनेटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। तो आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में एक NAD बना है, पायरुविक एसिड से एस्टिल कोएंजाइम में एक NAD बना है, 2 हो गए। अब फिर यहाँ आपका ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या हो जाता है, सक्सिनिल कोएंजाइम A, तो यहाँ एक और NAD बना है, तो कुल मिला के 3, 1, 2 और 3 हुए। उसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम से क्या मिला है हमको, सबस्ट्रेट लेवल पे ATP मिल गया है। अब उसके बाद सक्सिनिक से फ्यूमेरिक एसिड में FAD से FADS2 बन गया है, 2H बन गया है। और मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में, जब ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में आप जाते हो तो क्या बनता है, एक NAD। तो कुल मिला के NAD कितनी जगह बने, 1, 2, 3 और 4। अब FAD कितनी जगह बने, तो कितनी जगह बने, एक जगह। GTP कितनी जगह बना, एक जगह बना। कितनी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल आप क्या कहोगे, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, फिर उसके बाद 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस और 5 प्रोसेस। 5 प्रोसेस जो है वो कैसी हैं आपकी, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल कितनी है, बची हुई जो बची हैं 1, 2, 3, 4, ये सब कैसी हैं, 5, ये सब कैसी हैं, इरिवर्सिबल है। और ये पायरुविक एसिड से ये भी कैसी है, इरिवर्सिबल है। अब आप सुनिए कि इसको याद कैसे करोगे। क्रेब्स साइकिल इतनी बड़ी है कि उसके आप प्रोसेस को कैसे याद करोगे, और कहाँ कौन सा NAD निकला, कौन सा ATP निकला, ये भी याद करना है, और कितना नेट गेन हुआ ये भी याद करना है। तो सबसे पहले आप कैसे याद करोगे, तो सिट्रिक एसिड, इसको क्या कहेंगे, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बाद क्या बनता है, सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड के बाद क्या बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड के बाद क्या बनता है, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम A। सक्सिनिल कोएंजाइम A से क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड बनता है। और सक्सिनिक एसिड से क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड से क्या बनता है, फ्यूमेरिक एसिड बनता है। फ्यूमेरिक एसिड से क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है। और मैलिक एसिड से क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये फिर से रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। अब ये पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ आपका NAD मिला, FAD कहाँ रिलीज़ हुआ, ये सब। जैसे जब पायरुविक एसिड से आपने क्या बनाया था, एस्टिल कोएंजाइम में, तो वहाँ एक जगह NAD आया था। फिर उसके बाद आप क्या गए थे, फिर आप मतलब कि उसकी पहली स्टेप आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बनाए थे, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनाए, फिर एक NAD आपको मिला। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब आप सक्सिनिल कोएंजाइम पे, मतलब PI अल्फा SM का मतलब जो पहले पायरुविक एसिड से जब आपने क्या बना, एस्टिल कोएंजाइम में, तो उस प्रोसेस में एक NAD। आइसोसिट्रिक एसिड से जब आपने ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनाया तो एक, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम A बनाया तो एक NAD। फिर अब सक्सिनिल, यहाँ S जो है, ये S, यहाँ आपने क्या बनाया, फ्यूमेरिक एसिड बनाया। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, मतलब सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड आए तो क्या बना, FAD बना। और M का मतलब मैलिक एसिड वाले स्टेप में जब आप मैलिक से ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनाए तो क्या आया, NAD आया। तो कहने का मतलब यहाँ 1, 2, 3, 4 कितने बन रहे हैं, NAD से NAD2H बन रहा है। और FAD क्या कर रहा है, FAD जो है FAD2H बन रहा है। और एक प्रोसेस जो सबस्ट्रेट लेवल पे सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम, जो आपने सक्सिनिल कोएंजाइम A किया था, सक्सिनिल कोएंजाइम A से
क्या बनाए थे, सक्सनिक एसिड बनाए थे, उसके बीच में आपको जीटीपी मिला था। क्या मिला था, जीटीपी। तो डायरेक्ट एटीपी गेन कितना होता है, 1 एटीपी का गेन होता है डायरेक्ट। आपसे पूछा जाए डायरेक्ट, तो ये सबस्ट्रेट लेवल पे 1। अब ये ईटीएस में जाएंगे तो पर एनएडी क्या होता है, 3 एटीपी बनाता है। अभी आपके 12th के पर्पज से कितना एटीपी, 3 एटीपी बनाता है। एफएडी कितना बनाता है, 2 एटीपी बनाता है। और मैलिक जो ये एनएडी क्या है, ये 3 एटीपी बनाएगा। तो ये एक एस्टिल को एंजाइम ए के लिए था, मतलब एक साइकिल के लिए था, ये साइकिल 2 बार चलेगी। तो यहाँ कितना गेन आ रहा है, 3 3 6 3 9 तो 11 3 14 और एक डायरेक्ट गेन आ रहा है 15। और ये 2 बार अगर ये साइकिल चलेगी तो कितना हो जाएगा, 30 एटीपी गेन होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट कितने एटीपी गेन होंगे, क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट कितने एटीपी गेन होंगे, तो केवल एक गेन होगा। कौन से स्टेप में, सक्सनिल कोएंजाइम से सक्सनिक एसिड। लेकिन कितने एटीपी बनेंगे जब वो किस में जाए, ईटीएस में जाए, तो 30 आपको हो गए। धन्यवाद। इतना ही क्रेब्स साइकिल को सीखना है। और इसको कैसे याद करो, C6IO अल्फा S² FMO PI अल्फा SM, इस हिसाब से आप इसको याद कर लोगे। धन्यवाद। ये आपका क्रेब्स साइकिल ख़त्म हुआ। और अच्छे से पढ़िए, बचाव रखिए। थैंक यू।